हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पे। अपन आज संविधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने इसी टॉपिक पर 15 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट डाला था। वो प्रैक्टिस सेट उस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है जो या तो किसी एग्जाम में आए हुए हैं या आने वाले हैं। तो वो वीडियो देखना न भूले। मैं इस टॉपिक की नोट्स पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर भी नोट्स पीडीएफ को आप देख सकते हो। सर्वप्रथम इस टॉपिक के अंतर्गत अपन संविधान सभा की जो भूमिका है, भूमिका के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भूमिका के अंतर काफी सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाएंगे जो आने वाले हैं। उन क्वेश्चनों को आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का सबसे पहले विचार किसने प्रस्तुत किया, यानी विचार संविधान सभा के निर्माण का सर्वप्रथम विचार किसने प्रस्तुत किया। तो ये जो विचार था वह सबसे पहले एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया था। किसने? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव या विचार प्रस्तुत किया था। दूसरी बात इसमें यह है कि कब किया था, तो यह किया था 1934 में। 1934 ईसा में उन्होंने विचार प्रस्तुत किया था। लेकिन क्वेश्चन यह उठता है कि एम.एन. रॉय उस समय किस नाम से विख्यात थे, यानी कौन सा कार्य कर रहे थे। तो ये कर रहे थे वामपंथी आंदोलन प्लस आमूल परिवर्तनवादी प्रजातंत्रवाद, इन दोनों के ये प्रमुख नेता थे। यानी दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं कि जो संविधान सभा थी उसके निर्माण का, यानी निर्माण का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, तो वो थे एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने ही विचार संविधान सभा का प्रस्तुत किया था। ये कब किया था? 1934 में। इनके पास में कौन से पद थे, इन्होंने क्या कार्य किया था, तो जो वामपंथी आंदोलन है इसके प्रमुख नेता थे और आमूल परिवर्तनवादी प्रजातंत्र के ये प्रमुख नेता थे। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कंपटीशन के एग्जाम में कि सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण का विचार किसने प्रस्तुत किया, तो आप लिखोगे एम.एन. रॉय। कब किया? 1934 में। ठीक है। और यह भी पूछ सकता है कि एम.एन. रॉय थे जो क्या कार्य करते थे, तो वामपंथी आंदोलन और आमूल परिवर्तनवादी प्रजातंत्र के प्रमुख नेता थे, यानी इनका स्थान प्रमुख था। लेकिन अब इसके अपन एक वर्ष बाद में चलते हैं। ओनली वन ईयर, एक वर्ष के बाद में चलते हैं, यानी अपन बात करेंगे 1935 की। 1935 में संविधान सभा के बारे में किसने मांग रखी, तो सबसे पहले जो मांग रखी थी, सबसे पहले नहीं, 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से ब्रिटिश सरकार के समक्ष मांग रखी थी। ये मांग रखी थी ब्रिटिश सरकार के समक्ष ये मांग रखी कि आप संविधान सभा का निर्माण कीजिए। तो 1935 यानी 1934 के एक वर्ष बाद
एक वर्ष बाद 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग रखी कि ब्रिटिश सरकार के सामने ये मांग रखी थी और ब्रिटिश सरकार को संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव इन्होंने रखा था, आधिकारिक रूप से रखा था। आपके पास भी क्वेश्चन ये पूछ ले कि 1935 में किस पार्टी ने संविधान सभा के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के समक्ष में प्रस्ताव रखा था या मांग रखी थी, तो अपन पार्टी बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका स्थान और प्रसिद्धि उस समय बहुत ही अच्छी थी, शिखर पर, यानी ये मानो कि शिखर पर छुई हुई थी। राष्ट्रीय यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दबदबा उस समय ज्यादा था और इसने मांग रखी थी। अब इसके बाद में अपन 3 वर्ष बाद चलते हैं, यानी 3 वर्ष बाद यानी 1938 को, 1938 की बात कर लेते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने यह घोषणा की, क्या घोषणा की वो भी देख लेते हैं। इन्होंने घोषणा यानी इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, यानी संविधान सभा में जो सदस्य हैं उनका निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था घोषणा में। तो दोबारा से मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो 1938 की बात है, ये 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे और वहां से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की थी। घोषणा क्या थी? घोषणा इन्होंने क्या की थी? इन्होंने घोषणा की कि जो संविधान सभा है ना, संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, यानी जो संविधान सभा में जो सदस्य हैं उनका निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा नेता था जिसने ये मांग रखी ब्रिटिश सरकार के सामने कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। तो अपन बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के समक्ष में रखा था। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग रखी थी वयस्क मताधिकार के आधार पर, इस मांग को 1940 में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होगा। और ये जो मांग स्वीकार की थी वो किस प्रस्ताव के आधार पर स्वीकार की थी? अगस्त प्रस्ताव के आधार पर इस मांग को स्वीकार किया था। तो यहाँ पर दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मांग रखी थी उसको 1940 में स्वीकार कर लिया ब्रिटिश सरकार ने। और ब्रिटिश सरकार ने किस प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार किया था? तो अपन बताएंगे अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की मांग को स्वीकार
कर लिया था। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठ जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान के संदर्भ में जो मांग रखी गई थी ब्रिटिश सरकार के समक्ष में, उसको किस प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार किया ब्रिटिश सरकार ने? तो अपन बताएंगे अगस्त प्रस्ताव। किस वर्ष किया? 1940 में। तो ये कॉन्सेप्ट है, यानी कॉन्सेप्ट, ये मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। 1940 तक आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं इसको मिटा देता हूं। इसके बाद में अपन इसके बाद के ईयर की बात करेंगे, यानी इसके बाद में क्या हुआ। 1940 के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात को यहाँ पर स्वीकार कर लिया कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन कि आखिरकार में इसके पश्चात क्या हुआ। तो यहां पर 1940 के 2 वर्ष बाद, 1940 के 2 वर्ष बाद यानी 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स प्रस्ताव भेजा, यानी सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक प्रस्ताव भेजा जिसे क्रिप्स मिशन कहते हैं। क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा और इसके द्वारा भारत में, यानी इसके द्वारा भारत में संविधान का प्रारूप भेजा गया था। संविधान का प्रारूप, यानी संविधान का प्रारूप क्रिप्स मिशन के अंतर्गत ही भेजा गया था। और यह कहा गया था कि ये जो प्रारूप है, ये प्रारूप है, इसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में लागू किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू किया जाएगा। ठीक है, लागू किया जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार ये रिपीट कर देता हूं कि जो 1942 है, 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, यानी सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। लेकिन इस क्रिप्स मिशन के अंतर्गत क्या भेजा गया? संविधान का प्रारूप, कि संविधान का प्रारूप किस प्रकार का होना चाहिए। और ये भी बात क्लियर कर दी गई कि जो संविधान का ये प्रारूप भेजा गया है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भारत में लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है कि 1942 में किसके द्वारा क्रिप्स मिशन भारत आया? तो अपन बताएंगे सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा ही क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। क्रिप्स मिशन में ऐसा क्या था? तो संविधान का प्रारूप था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में लागू होना था। लेकिन जो मुस्लिम लीग सक्रिय थी, मुस्लिम लीग, इसने इसका विरोध किया, यानी मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। विरोध किसका किया? क्रिप्स मिशन का। क्रिप्स मिशन का विरोध किया और विरोध करते हुए कहा कि भारत का विभाजन किया जाए, 2 टुकड़ों में भारत को बांट दिया जाए और भारत को 2 टुकड़ों में बांटने के बाद दोनों टुकड़ों में अलग अलग संविधान सभाएं होनी चाहिए। यानी भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए, भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए। ठीक है, 2 टुकड़ों में बांटने के बाद इन दोनों टुकड़ों में अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। संविधान सभा का गठन
संविधान सभा का गठन अलग अलग किया जाना चाहिए और इसमें अलग अलग संविधान सभा है तो अलग अलग ही संविधान का निर्माण किया जाएगा। संविधान का निर्माण, ठीक है, अलग अलग संविधान का निर्माण किया जाएगा। लेकिन इसके बाद ही जो विरोध हुआ था उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना आई थी, ठीक है, इसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, योजना। तो ये कैबिनेट मिशन योजना भारत में आई और इसने इस मांग को ठुकरा दिया। जो मुस्लिम लीग ने मांग रखी थी कि भारत के 2 टुकड़े किए जाने चाहिए, इस मांग को कैबिनेट मिशन ने ठुकरा दिया, ठुकरा दिया, ठीक है। जो मुस्लिम लीग ने मांग रखी थी कि भारत के 2 टुकड़े किए जाने चाहिए और 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाना चाहिए, कैबिनेट मिशन ने ये जो मांग थी कैबिनेट की, उस मांग को पूरी तरीके से ठुकरा दिया और इसने संविधान के निर्माण की यानी संविधान सभा की जो योजना प्रस्तुत की उसके आधार पर ही संविधान सभा का निर्माण किया था। इसने जो योजना प्रस्तुत की, जो कैबिनेट मिशन है, इसने जो योजना प्रस्तुत की उस योजना से मुस्लिम लीग थी वो काफी समय तक संतुष्ट रही थी। तो फ्रेंड्स, भूमिका के बाद में अपन संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ वो देखने वाले हैं। तो संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, ये संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया गया, किस योजना के द्वारा इसका गठन किया गया। तो जो ये गठन किया गया था वो किस योजना के द्वारा किया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अपन लिखते हैं कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, मिशन योजना, ठीक है, योजना। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था, ठीक है। अब ये जो इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन, ये जो योजना आई थी वो योजना आई थी नवंबर, इसी पेन से लिख देता हूं, नवंबर 1946 को ये योजना आई थी और इस योजना की काफी सारी विशेषता थी। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। ये जो कैबिनेट मिशन है वो नवंबर 1946 को भारत में आया था। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं, यानी इस योजना की विशेषता, इस योजना ने जो यानी कैबिनेट मिशन था, इसने जो योजना प्रस्तुत की उसकी विशेषता क्या है, विशेषताएं। पहली जो विशेषता है अपन के पास में कि संविधान सभा में कुल सदस्य निर्धारित कर दिए गए 389, ठीक है, 389 संविधान सभा में कुल सदस्य होंगे। अब इनका बंटवारा भी कर दिया गया कि कौन कितने कितने सदस्य किन क्षेत्रों में दिए जाएंगे। तो 389 में 296 यानी 296 सीटें, 296 सीटें, आप सीटें बोल दो, सदस्य बोल दो, व्यक्ति बोल दो, 296 सीटों का मतलब ये है कि जो संविधान सभा है उसमें 296 व्यक्तियों को किस प्रकार लिया जाएगा, कुल सदस्य यानी 389 सदस्य
संविधान सभा में निर्धारित कर दिए गए। इनका बंटवारा देखते हैं कि 296 जो सीटें हैं वो ब्रिटिश भारत में रखी जाएंगी, यानी ब्रिटिश भारत। ये ब्रिटिश भारत क्या था? ब्रिटिश भारत का मतलब भारत उस समय दो भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। तो ब्रिटिश भारत था, उसमें ब्रिटेन का सीधा शासन था, यानी सीधा शासन गवर्नरों के द्वारा करते थे, और जो देशी रियासतें थी उनमें इनका सीधा शासन ब्रिटिश सरकार का नहीं था। यहाँ पर जो भारतीय राजा थे उनका शासन था। तो 296 सीटें ब्रिटिश भारत से चुनी जाएंगी, और इनमें से जो शेष बच गई हमारे पास में, शेष कितनी बची? 93 सीटें। ठीक है, 93 सीटें देशी रियासतों से चुनी जाएंगी, देशी रियासतों से चुनी जाएंगी। तो ये बंटवारा हो गया, अपन जोड़ लगा भी सकते हैं इसका पूरी तरीके से। 296 प्लस 93, तो 6 3 9, ठीक है, 9 9 9 18, हासिल 1 2 1 आ गया 3, यानी 389 सीटें कुल हो गई। इनका बंटवारा मैंने बता दिया, भारत दो भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत, देशी रियासतें। तो सबसे ज्यादा जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत से ली गई थी। ठीक है, अब ये जो ब्रिटिश भारत की जो सीटें हैं इनको भी बांट दिया गया, यानी इनको भी बांट दिया गया। तो इनमें से 292 सीटें, यानी 292 सीटें किसके द्वारा नियुक्त की जाएंगी वो देखना है अपन को। 292 सीटें 11 गवर्नरों के प्रांतों से, ठीक है, प्रांतों से। जो ब्रिटिश भारत था उसमें 11 प्रांत थी, और उन 11 प्रांतों के गवर्नरों के द्वारा 292 सीटें ली जाएंगी। अब बच गई 296 में 292, तो ये गई 4 सीटें बच गई इसमें, 4 सीटें। ये 4 सीटें मुख्य आयुक्तों के द्वारा ली जाएंगी, मुख्य आयुक्तों के द्वारा नियुक्त की जाएंगी 4 सीटें। तो 296 का मैटर हो गया। 296 सीटें ब्रिटिश भारत में इस प्रकार थी कि 296 सीटों का हमने देख लिया, एक बार और रिपीट कर दूंगा, और 93 सीटें देशी रियासतों में ली जानी थी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत दूसरी विशेषता देख लेते हैं कि इसकी दूसरी विशेषता क्या थी। इस योजना की दूसरी विशेषता यह थी सीधी सीधी कि प्रत्येक प्रांत, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत बोल दो, ब्रिटिश भारत बोल दो, वह देशी रियासतों से, यानी उस समय भारत दो भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश प्रांत बोल दो, ब्रिटिश भारत बोल दो, और देशी रियासतों में। तो इस योजना के अंतर्गत यह निर्धारित कर किया गया कि इन दोनों में 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा संविधान सभा के लिए। जनसंख्या पर एक व्यक्ति संविधान सभा के लिए नियुक्त किया जाएगा, संविधान सभा में लिया जाएगा। तो यह भी विशेषता थी। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। ये कब आई थी? नवंबर 1946 को। क्वेश्चन उठ जाए कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के अंतर्गत हुआ था, अपन को बताना है। कैबिनेट मिशन योजना ये कब आई थी? नवंबर 1946 को ये भारत में आई थी। इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं। विशेषता, पहली विशेषता थी कि संविधान सभा में कुल सदस्य 389 होंगे। सीधा सीधा निर्धारित कर दिया कि 389 सदस्यों को संविधान सभा में जोड़ा जाएगा। ठीक है, इनका जो वर्गीकरण, यानी इनका वर्गीकरण कर दिया, कुल 389 जो सदस्य हैं उनका वर्गीकरण कर दिया यानी दो क्षेत्रों में कर दिया गया। ये दो क्षेत्र थे, भारत दो भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। तो 200 इनमें से 296 जो सीटें थी
वो ब्रिटिश भारत से चुनी जाएंगी और 296 सीटों में 292 सीटें कौन चुनेगा? 11 गवर्नरों के प्रांत, 11 गवर्नरों के प्रांतों के द्वारा 292 सीटें चुनी जाएंगी और 296 में 4 सीटें शेष बची। उनका जो उन यानी इन 4 सीटों का निर्माण यानी नियुक्ति कौन देगा? मुख्य आयुक्तालय, मुख्य आयुक्तों द्वारा ये चुने जाएंगे। तो 296 सीटों का हो गया और 389 में 93 सीटें देशी रियासतों के द्वारा चुनी जाएंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है कि संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा? तो अपन बताएंगे 389 सीटें चुनी गई थी। अब यह भी खोदकर यह भी पूछ सकता है कि जो संविधान सभा में कुल सीटें 389 थी, उनमें से ब्रिटिश भारत में कितनी सीटें रखी गई थी? तो अपन बताएंगे 296। यदि आपको पूछ ले कि देशी रियासत में कितनी सीटें रखी गई थी, तो 93 सीटें रखी गई थी। दूसरी विशेषता अपन के पास में यह है कि जो प्रत्येक प्रांत के देशी रियासत है, उनमें से जो 10 लाख जनसंख्या है, उस पर एक व्यक्ति को संविधान सभा का सदस्य बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने भूमिका देखी, कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसकी जो विशेषता है उनमें से 2 विशेषताओं को अपन ने देख लिया। बाकी जो बची विशेषता है वो अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए बात का मजा नहीं आएगा। तो 2 विशेषता मैंने इसमें देख ली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।